नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की खबर है। जी हां, राजधानी दिल्ली में जब मीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर शाम 5:05 पर इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। धमाके में कई गाड़ियों की शीशे टूट गए। हालांकि धमाका कम तीव्रता का होने के कारण कोई घायल नहीं हुआ है। आनंद फानन में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची है। ब्लास्ट की जगह को पुलिस की टीम ने घेर लिया और धमाके की जांच शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक धमाके की जगह पर बोतल और संदिग्ध केमिकल भी पाया गया है। इस तरह की जानकारी है। तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं और वो जायजा लेने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर और क्या संदिग्ध यहां पर हो सकता है और क्या संदिग्ध यहां पर मिल सकता है। तमाम खुफिया एजेंसियां देखिए, तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसपास कोई और संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। तो इजरायली दूतावास के पास आईईडी बम धमाका किया गया। सूत्रों के मुताबिक बम में चलती हुई गाड़ी से फेंका गया। इस धमाके की जांच शुरू हो गई है। एनआईए इसकी जांच करेगी। इसके पहले आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियों से भी बातचीत की है और हालात को जानने की कोशिश की है। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके की एनआईए जांच कर रही है। कई कार के शीशे टूटे हैं, आप देख सकते हैं, और भारी सुरक्षा बल भी तैनात हैं। आखिर ये कौन सा इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ, आप गौर से देखिए। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर धमाका कहां पर हुआ और कैसे हुआ है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सेना भवन और उसके ठीक 1.5 किलोमीटर दूर इजरायली दूतावास। और सीधे चलते हैं मौके पर। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे संवाददाता मौके का जायजा ले रहे हैं। आशीष, क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? तमाम सुरक्षा बल एजेंसियां मौजूद हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मनोज जी मनोज, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा दर्शकों से बात कराना चाहता हूं एफएसएल टीम के मेंबर डॉक्टर रजनीश से, जो कि अभी मुआयना करके आए हैं। काफी कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं। डॉक्टर रजनीश, क्या कुछ मिला है शुरुआती, आप बता सकते हैं? देखिए, जो भी हमें साइंटिफिक एक्सपर्ट वहां पे एविडेंस मिले हैं, जो भी एग्जिबिट मिला है, हम लोग आईओ को सबमिट करा दिए और आईओ फर्दर उसको हमारे लेबोरेटरी में कल भेजेंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, और वहाँ पे लेबोरेटरी में एग्जामिन होने के बाद भी बात ही हम बता सकते हैं कि वो क्या है एक्चुअली। अभी तो यहाँ पे हम एग्जामिन कर नहीं सकते ना, और लेबोरेटरी में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद ही हम उसको रिवील कर सकते हैं कि क्या है ये। ठीक है, और वो एग्जामिन होने के बाद आईओ को वो रिपोर्ट सबमिट होती है। ये हमारा। रजनीश, क्या इस तरह का कुछ प्रिलिमिनरी अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आईडी था या फिर कोई क्रूड बॉम्ब या फिर कोई एक्सप्लोजिव का रेसिड्यू? इट इज टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि मैं यही बात बता रहा था वहां पे, क्योंकि अभी इस स्टेज में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, और ये चीज प्रयोगशाला की है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जब इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसका परीक्षण होगा, उसके बाद ही क्या केमिकल कंपोजिशन था या जो भी चीजें हैं वो एग्जामिन होने के बाद ही बताया जा सकता। अभी कुछ भी उस पर कहना। जी डॉक्टर सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी एजेंसीज आई हैं, एनआईए है, एनएसजी की भी टीम्स आई है, आपकी भी टीम है, ये कोऑर्डिनेशन और ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बारे में अगर बता। जी, आईओ सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो नोडल ऑफिसर हैं आईओ, वो सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी, क्योंकि सभी लोग जो भी एग्जामिन करेंगे तो आईओ को ही सबमिट करते हैं, फिर आईओ अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट में। ठीक है, तो आईओ ही एक तरह से कह सकते हैं कि उसके सेंटर पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन सर, एटलीस्ट ये पता चल पाया कुछ कांच के मतलब बॉटल से फेंका गया था या फिर रेसिडुअल तो काफी अमाउंट में मिल गया? नहीं, जो भी मिला है हम लोग उसको सबमिट कर दिए हैं आईओ को, और फर्दर आईओ हमारे लेबोरेटरी में सबमिट करेगा उसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनीश। तो हमने सुना डॉक्टर रजनीश से, जो कि एफएसएल की टीम से हैं और साथ ही साथ वो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, और रेसिडुअल एक्सप्लोजिव्स के काफी कुछ मिले हैं, लेकिन काफी एजेंसीज इन्वॉल्व है यहाँ पर मनोज। और जिस तरह से हमने देखा है कि
काफी ज्यादा मैं कहूंगा प्रेशर में होंगी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, क्योंकि देखिए हाईएस्ट लेवल पर बातचीत हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अभी अभी उनके इजरायली काउंटर पार्ट से बात की, डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री ने उनके इजरायली काउंटर पार्ट से बात की, और काफी ज्यादा और काफी जल्द से जल्द ये चीजों को रेसिडुअल्स के जरिए पता लगा पाया कि कौन सा संगठन हो सकता है, किस तरह के एक्सप्लोजिव थे, ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और मैं साथ ही अभी क्या सिचुएशन चल रही है जरूर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक टीम निकली है, एफएसएल की टीम निकली है, लेकिन बाकी टीम्स अभी भी हैं, और वो क्या कर रही हैं वो हम सीधा लाइव तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक दिखाना चाहेंगे। कि ये देखिए, ये इस टीम की आप मानिए कि डे एंड नाइट कंटिन्यूस काम होगी। अगर हम जूम इन करेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से ये टीम अभी भी लगातार लगी हुई है। आसान होगा नहीं उनके लिए, क्योंकि हमें इस बात से अंदाजा लग गया कि वो झाड़ियों में भी जो अगल बगल में पेड़ हैं वहां पर भी वो लाइट्स मार मार के जल्द से जल्द, वो पॉलिथीन बैग देखिए वो भी एक अंदाजा दे रहा है कि कोई भी एक्सप्लोजिव का रेसिडुअल मटेरियल वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब कुछ जमा कर लिया जा रहा है ताकि जितने सुराग मिले, जितने सबूत मिले, जल्द से जल्द वो उन सबूतों को टीम के पास और एक्सपेरिमेंट्स का जो लेबोरेटरीज हैं उनके पास भेजा जा सके, और उससे अंदाजा लगेगा। देखिए कई बार किस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं उससे भी संगठन का पता चलता है। क्या वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर किए गए थे, क्या वो कोई क्रूड बॉम्ब है जो नॉर्मली जो चीजें मिल जाती हैं उससे बनाया गया है, क्योंकि धमाका तो माइनर था, कोई बड़ा धमाका था नहीं, लेकिन किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है उन सबका अंदाजा लग जाता है। और इसीलिए डॉक्टर रजनीश से, जो कि एफएसएल की टीम से हमने सुना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एनआईए, सीबीआई, एनएसजी, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन उसके लिए रिपोर्ट्स आने में कल तक का हमें वेट करना पड़ेगा। काफी आशीष, बिल्कुल दो देशों के बीच का ये मामला है, दो देशों के बीच का ये मामला है, उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दोनों देशों के एनएसए ने आपस में बातचीत की है, विदेश मंत्री ने आपसे आपस में बातचीत की है। किस तरह की बातचीत, किस तरह का डायलॉग्स? मैं उसका आंसर दूं और उसी बीच में मैं दर्शकों को कोई भी तस्वीर नहीं छोड़ना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये सारी तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि किस दिशा में ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। इन तस्वीरों के साथ ही अब मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा आपका कि दो देशों के बीच का मामला है, डॉक्टर जयशंकर, एनएसए, और काफी हाईएस्ट लेवल पर है ये मामला। और जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद में इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफी तेजी से बढ़े थे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू के बीच में एक पर्सनल बॉन्डिंग भी थी, और उसका असर हर जगह पे दिख रहा था। देखिए चाहे स्पाइस 2000 बॉम्ब हो, जो कि इजरायली बॉम्ब है, बालाकोट में इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा इंटेलिजेंस हो, हर एक चीज में इंडिया इजराइल रिलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, और इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा किए जाए। हम जूम इन करके दिखा रहे हैं दर्शकों को। इन सारी तस्वीरों से हमें अंदाजा लग रहा है कि कितनी ज्यादा प्रेशर में है सारी एजेंसीज, और कितनी एक तरीके से वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं। रही बात विदेश पॉइंट ऑफ व्यू, अगर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो न केवल मुंबई में, चेन्नई में जो इजरायली कॉन्सुलेट्स हैं वो हाई अलर्ट पर होंगे। ये तय है कि पूरे विश्व में जहां जहां पर इजरायली एम्बेसीज होंगी वहां पर सिक्योरिटी उन देशों ने काफी ज्यादा बढ़ा दी होगी। केवल न्यू दिल्ली में एक माइनर ब्लास्ट करना, ये एक न केवल भारत सरकार के लिए बल्कि इजरायली सरकार के लिए भी एक किसी तरह के संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो संदेश और वो मैसेज तब तक डिकोड नहीं हो पाएगा जब तक दो में से एक बातें नहीं हो। पहला, कोई संगठन सामने आके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अब तक हुआ नहीं है। दूसरा, जब तक हमारे इन्वेस्टिगेटर्स एक इंडिकेशन न दे दें कि किस तरफ दिशा बढ़ रही है, कौन लोग हैं। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और खबर आ रही है कि दिल्ली धमाके के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया, और दिल्ली की जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसने भी धमाका किया वो कौन सा संगठन हो सकता है, उन लोगों के, उन संदिग्ध लोगों के क्या मंसूबे हो सकते हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने सभी जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशीष, एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, संसद का सत्र शुरू हो चुका है, तमाम एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में आप दिल्ली की स्थिति को किस तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक वीआईपी मूवमेंट होता है, तमाम देश भर के सांसद यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री मौजूद है। जी,
देखिए, इन दो बातों पर मैं कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं देखता हूं, चाहे वो संसद सत्र शुरू होने की बात हो या फिर किसान आंदोलन की। लेकिन एक चीज पर मैं सबसे ज्यादा मुझे जो एक कनेक्शन दिख रहा है, अगर हम दिन चुनने की बात करें, आज का दिन क्यों चुना गया? 29 जनवरी 29वीं वर्षगांठ भारत और इजरायल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की। समय क्यों चूज किया गया 5:30 से 6? वही समय था जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक पर हो रही थी, और उस समय पर यहां पर अभी जो आपको चौक चौबंद दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसीलिए ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी तरह की रेकी नहीं की गई होगी, जरूर रेकी की गई होगी। तो जिन जिन सीसीटीवी फुटेजेस की हम इस पूरे रास्ते पे बात कर रहे हैं और जो कुछ जमा किया जा रहा है, यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उन सबको लेकर एक टीम जरूर फोकस कर रही है कि पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज दो रास्ते के दोनों तरफ, ये देखिए ठीक उसके सब बगल में वेरी हाई सिक्योर्ड जोन, और जो ये बगल में आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये जो ब्राजीलियन एम्बेसडर हैं उनका घर है। इसके अलावा और भी कई यहाँ पर नेदरलैंड्स के जो एम्बेसडर उनका घर है। उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि सारे के सारे एरियाज में काफी ज्यादा सीसीटीवी लगी हुई है, तो उसको जरूर खंगाला जाएगा। और इन सभी तरह की चीजों को कि कौन यहाँ पर रेकी कर रहा था, क्या किसी तरह की गाड़ी संदिग्ध मूवमेंट थी, इन सबको जरूर सीसीटीवी के जरिए खंगाला जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी गाड़ी नंबर है, क्या है। इस एरिया में बिना नंबर प्लेट की कोई गाड़ी घूम नहीं सकती, और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज के दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो ऑलरेडी जॉब पर लग गई है। इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, जब इस एरिया के आसपास में थोड़ा सा दूर जाके देख रहा था, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि न केवल यहाँ आसपास के, न केवल ब्लास्ट के समय का, बल्कि कौन कौन सी गाड़ियां गई हैं इस समय के बीच में, जो इस रास्ते पर आई हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर, उन सबको, जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड शुरू हो रहा है वहां से लेके और दूसरा छोर वो देखिए, जो कि अभी फिलहाल डीटीसी बस से रोक दिया गया है, दूसरा एंड, वहां तक कौन सी गाड़ियां एंटर की, कौन सी गाड़ियां बाहर निकली, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, और उन पहलुओं तक भी पहुंचे जाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी वो कड़ी है जहां तक अपराधियों तक पहुंचा जा सके। 29वीं सालगिरह है भारत और इजरायल के कूटनीतिक संबंधों की, 29वीं सालगिरह है, और वही समय चुना गया शाम को 5:05 जबकि बीटिंग रिट्रीट हो रही थी। हो सकता है कि यहां पर सुरक्षा में उस तरह से कमी हो, क्योंकि तमाम सुरक्षा बल उस वक्त वहां पर मौजूद थे। एक एसएफएल टीम का बयान है, वो हम सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आशीष के पास। कर दिए हैं। एक्सप्लोजन था, अभी क्या एक्सप्लोजन था ये लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के बाद, केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अभी सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं, बाकी कोई कमेंटर नहीं दे सकते। सर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी स्पॉट पे, हम भी स्पॉट पे, ब्लास्ट के दूसरी तरफ हुआ था और गाड़ियां दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए सर, ये एक रोड है, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है और एक्सप्लोजन भी यही हुआ है, तो वो सब एक ही एरिया है, उसमें कोई अलग अलग वाली कोई बात नहीं। आयरन शार्पनर, प्लीज प्लीज सर, बॉल बेयरिंग मिला है सर, कैन में छिपा के रखा गया था। नो सर, इस बारे में वो फर्दर लेबोरेटरी में जब जांच होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। प्लीज अगर एग्जामिनेशन होता तो क्या किसी को नुकसान हो सकता था? दिस इज सर्टनली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नो कमेंट। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर, क्या लो इंटेंसिटी का था सर? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बाद सर कितने दिन में आप लोग रिपोर्ट दे देंगे? केमिकल एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही करेंगे। अर्ली एज पॉसिबल जी, एज अर्ली एज पॉसिबल जी सर, एज अर्ली एज बहुत जल्द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बाद ही चीजों को स्पष्ट किया जाएगा। आशीष, ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि ठीक 9 साल पहले भी 2012 में इजरायली दूतावास पर हमला किया गया और उस वक्त ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त इजरायल ने ईरान पर यह आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान ने करवाया है, और अब ठीक इस बार हमला किया गया है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आने वाले समय में क्या जो धमाका हुआ है, जो आईईडी पकड़ी गई है, उसमें जो सॉल्यूशन है, उसमें जो केमिकल है, उसकी जांच के बाद पता चल सकेगा कि आखिर इसका मकसद क्या था धमाके का। मकसद शायद ना पता चल पाए, और उसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, और कनेक्टिंग जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन संगठन कौन है इसका अंदाजा जरूर लग जाएगा, और यही चीज डॉक्टर रजनीश, जो कि एफएसएल की टीम मेंबर हैं, उन्होंने हमें बताया। मैं दर्शकों को एक खास बात जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, इजरायली एम्बेसी जो स्क्रीन है हमारे, उसकी दाईं तरफ है, मतलब कि ये जो पेवमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये इजरायली एम्बेसी का गेट है और ठीक उसके सामने हुआ है। मतलब ये साफ है
कि वो इजरायली एम्बेसी में जो लोग आ रहे जा रहे हैं या फिर जो गाड़ियां आ रही जा रही हैं उनको भले ही मामूली लेकिन क्षति पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई थी, क्योंकि इजरायली एम्बेसी एक वो जगह है जो आम तौर पर भी मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा बैरिकेटेड होती है। किसी भी आम इंसान को, मैं भी कई बार यहां पर अंदर आया हूं क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय कवर करता हूं, तो आसानी से अंदर आपको जाने मिलता नहीं है। अंदर जाएंगे भी तो काफी ज्यादा स्क्रीनिंग होती है, इसीलिए अंदर उन्हें पता था कि वो जाके कर नहीं पाएंगे। कुछ समथिंग सिमिलर टू जो कि 2012 में हुआ था वो हो नहीं पाएगा, काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, इसीलिए बाहर ही इस तरह का माइनर ब्लास्ट किया गया। और ये ब्लास्ट के जो रेसिड्यूज होते हैं, विस्फोटक के जो कुछ मात्रा होती है, वो आपको जो जिन झाड़ियों पर भी पेमेंट पे मैं खड़ा हूं, ये इनमें से ढूंढने की और कुछ कोशिश की गई है एफएसएल के टीम मेंबर्स द्वारा, और अभी भी वो काफी कुछ जमा किया जा रहा है। और इसी से वो जब कुछ रेसिड्यूज मिलेंगे, कुछ मात्रा में मिलेगा, उसके बाद में वो लेबोरेटरी में जाके पता चल जाएगा कि क्या मौजूद है। छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। आप जहां पर खड़े हैं वहां से जिंदल हाउस कितनी दूर है? क्योंकि ये सूचना मिल रही है कि जिंदल हाउस के पास रोड के डिवाइडर पर एक आईईडी मिला है। जिंदल हाउस इस रास्ते पर तो नजदीक में नहीं है। यहाँ पर मेघालय हाउस है, नीदरलैंड और ब्राजीलियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स हैं उनका घर है, और साथ ही साथ एक जयपुरिया हाउस है। वो ऑब्वियसली लग रहा है कि वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन जिंदल हाउस इस रास्ते पर नहीं है। साथ ही साथ मैं ये दर्शकों को जरूर बता दूं कि इसमें जो ब्लास्ट देखकर प्रिलिमिनरी समझ में आ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आईडी का इस्तेमाल हुआ है। वो एक लाइव डेटोनेशन किया गया है या फिर किसी तरह का बॉम्ब फेंका गया है। और इंटेंसिटी देखकर भी देखिए, जो स्पॉट है वहां पर अभी जस्ट क्लियर किया गया है। इसका मतलब साफ है कि एफएसएल और एनआईए और एनएसजी की टीम्स ने जो कुछ वहां से बरामद करना था उसे कर लिया है। अब वो एरिया को जो भी कुछ बरामद करना था कर लिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है, और लैब के जो टेस्ट होगा उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उसमें क्या है, किस तरह का केमिकल है, और उससे यह भी पता चल सकेगा कि कौन सा संगठन है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष का, जो हमें पूरी जानकारी मौके से दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जी हां, वो बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं किसानों की। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम के इस एडिशन में जिसका नाम है चलिए वहां खबर, जहां में मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन आज स्टूडियो में नहीं है, वो ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां से वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हर अपडेट को देंगी। शो की शुरुआत सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का प्राइम टाइम एजेंडा क्या है। क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन की आड़ में नेताओं ने सियासत शुरू कर दी है? क्या सियासी दलों ने अपने फायदे के लिए दोबारा किसान आंदोलन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? ये तमाम तरह की बातें क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बयानों का सियासी मतलब क्या है? 26 जनवरी लाल किले पर जिस तरह से हिंसा की गई, क्या किसान नेता उसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर सरकार को समझने में चूक हुई है? सरकार इन किसानों की बात को नहीं समझ पाई है? ये तमाम तरह की बात है जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज किसान आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। इस बीच कई बड़े नेताओं ने इस मौके की तरह लिया और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम जिन नेताओं की बात कर रहे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जयंत चौधरी हो, अभय चौटाला हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तमाम नेताओं ने कृषि कानून की खामियां गिनाई और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और इन बातों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आंदोलन वाकई किसानों की तकलीफों से जुड़ा हुआ है, उनकी मांगों से जुड़ा हुआ है, या इस आंदोलन में अब राजनीति होने लगी है, सियासत होने लगी है, क्योंकि तमाम सियासत के बयान लगातार आने लगे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। आप देख सकते हैं वो कौन से लोग हैं जो इस आंदोलन पर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब राजनीतिक सियासत के लिए राजनेता इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर मनीष सिसोदिया पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, हमारा पूरा समर्थन किसानों को है। मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। ये तमाम राजनीतिक दल हैं। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, कल ही अजीत चौधरी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। अभय चौटाला ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ बने रहेंगे। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह भी है कि किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं
और किसान जिस मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमने ज्यादातर मांगों को मान लिया है, लेकिन किसान कहते हैं कि ये तीनों काले कानून हैं, इन कानूनों को वापस लीजिए, और जब तक ये कानून वापस नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं। इस बीच एक बड़ा हंगामा होता है और उस हंगामे से कई ऐसी लाइन निकलती हैं, कई ऐसे संकेत निकलते हैं, कई ऐसे संदेश निकलते हैं जो देश में अलग अलग सियासत से जुड़े लोगों के बीच पहुंचते हैं और वो उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। शुभ्रा, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर वहां के लोगों की बातों को समझा जाए तो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले चूंकि मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, तो कैसे गाजीपुर बॉर्डर के हालात बदले हैं कल से लेकर आज तक 24 घंटे में, इस पर मैं जरा बात करना चाहती हूँ। क्योंकि कल रात को 9 बजे कुछ और हालात थे, आज सुबह 9 बजे कुछ और हालात थे, और आज 9 बजे जब हम लोग चलिए वहाँ खबर जहाँ के जरिए दर्शकों से मुखातिब हैं, तब यहाँ कुछ और हालात हैं। कल रात को 9 बजे ऐसा लग रहा था कि किसानों को यहाँ से हटाया जा सकता है, कोई बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की हो सकती है रात 11 बजे के आसपास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से भावनात्मक अपील किसानों से की, उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर देखा गया। और अगर राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियों को भी मौका मिल गया मंच शेयर करने का राकेश टिकैत के साथ, तो जाहिर बात है कि ये एक अलग संदेश देता हुआ नजर आया और सरकार पर दबाव जो है वो तो बढ़ा ही है। आज सुबह 9 बजे अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस फोर्स बहुत कम नजर आ रही थी, क्योंकि पुलिस फोर्स रात को ही चली गई थी 1 बजे, और किसानों की संख्या यहाँ पर दिख रही थी अच्छी खासी, लेकिन वो भी संख्या उतनी नहीं थी जितनी मनोज अभी है। क्योंकि आज रात को 9 बजे जब मैं आपसे बातचीत करने की शुरुआत कर रही हूँ, तो पुलिस फोर्स भी है यहाँ पर और किसान भी हैं। किसानों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी भी तरह से टकराव की स्थिति ना बने, और अगर इस टकराव की स्थिति बनती है तो पुलिस फोर्स की पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है। शाम से ही हमने देखा, दोपहर से ही जो पुलिस फोर्स सुबह बहुत कम दिखाई दे रही थी, उसकी संख्या बढ़ती चली गई। बैरिकेडिंग्स जो है वो पहले की तरह ही लगा दिए गए, तमाम जो रूट्स है। शुभ्रा, जिस तरीके से इजरायली दूतावास में धमाका हुआ है, इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है, उस धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है, तमाम एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सरकारी इमारतों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं। क्या हम ये माने कि इजरायली दूतावास पर जो धमाका हुआ है उसका असर इस किसान आंदोलन पर देखा गया है? यही कारण है कि वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? देखिए, सुरक्षा को जो बढ़ाना है वो दिल्ली पुलिस को जिस तरीके के निर्देश मिले हैं, और जैसा मैंने महसूस किया है दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि मैंने भी कई बार कोशिश की, आम लोगों से भी बात की कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जानी ही थी मनोज। हाँ, जो धमाका हुआ है उसके बाद हम समझ सकते हैं कि और ज्यादा चुनौती और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है दिल्ली पुलिस के ऊपर, और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। चलिए हम पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली हाई अलर्ट पर है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या उसका असर किसान आंदोलन पर, बॉर्डर पर? देखिए, पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है कि वो अब इस आंदोलन को किस तरीके से सही से कंट्रोल करे, बाहरी तत्व इसमें ना घुस पाए, सुरक्षा का कोई इशू ना बचे। इसी के लिए मैं जो यहां देख रहा हूं वो ये कि लगातार पुलिस का मूवमेंट भारी संख्या में है। उसके पीछे 2 वजह हैं, जो कि सुबह सबसे बड़ी घटना यहां सिंघू बॉर्डर पे हुई, वो ये कि कुछ बाहर से लोग आए, उनके और आंदोलन जो किसान कर रहे हैं उनके बीच में टकराव हुआ। उसके बाद में पुलिस के 2 बड़े आला अधिकारी घायल भी हुए। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इजरायली एम्बेसी के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भी पुलिस के सामने चुनौती है। क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी हो या उससे पहले की बात हो, लगातार इस बात को लेकर पुलिस कहती रही है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस आंदोलन की आड़ में दिल्ली को जलाने की कोशिश कर सकते हैं। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि इस ब्लास्ट को देखते हुए भी उसे यहां सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम करने होंगे। इसलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि आपको चारों तरफ ब्रज वाहन खड़े नजर आएंगे, पुलिस का मूवमेंट लगातार यहां से हो रहा है, और पूरी सिक्योरिटी जो है, पूरा जो ये इलाका है, उसमें सिक्योरिटी के दूसरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पहले जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बंद होता था, लेकिन अब इसे खोलकर दूसरी तरफ से बैरिकेड किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति यहां पर आंदोलन। बिल्कुल पुलकित, हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, वापस आएंगे और वापस आके फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की